पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ और बाजारों की खुलने की तैयारी। उससे पहले आपको बता दें एसजीएक्स निफ्टी हरे और लाल निशान के बीच झूलता हुआ कभी 5 पॉइंट ऊपर कभी 5 पॉइंट नीचे, तो एकदम शांत शुरुआत के संकेत फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी से आते हुए दिख रहे हैं। सिमी बॉमिक संदीप जैन और डेरिवेटिव एक्सपर्ट हमारे चंदन तापड़े हमारे साथ हैं। अब कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन आज हो सकता है उन पर राय ली जाए। चंदन, भेल और साथ ही टाटा मोटर्स, इन दो काउंटर्स पर आपसे राय लेना चाहता हूं जिनके आज नतीजे आने वाले हैं। क्या ट्रेड लेना चाहिए नंबर्स के पहले? जी, सबसे पहले मैं बीएचईएल की बात करूं, ओवरऑल यहाँ पे पिछले 4 सीरीज से वीकनेस देखने को मिल रही है। देखिए एलएनटी और भेल के बीच में क्लियर पेयर ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है और उसी के मद्देनजर पिछले साल भर से बीएचईएल है वो डिस्काउंट में चल रहा है। जरूर यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से सपोर्ट बेस्ड बाइंग होकर एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। 220 का इसका मेजर सपोर्ट है जिसको काफी दिनों से होल्ड कर रहा है। वो लेवल तोड़ेगा तभी नई वीकनेस आएगी। वहीं ऊपर में 240 245 जोन का एक मेजर हर्डल है, यानी कि 220 से लेके 240-45 का एक बेंड बना हुआ है जिसके बीच में ये पिछले कम से कम 30-40 दिनों से ट्रेड कर रहा है। ये रेंज यदि अदर साइड ब्रेक करेगा तभी काउंटर में मूवमेंट आएगा, अदरवाइज ये जो इमीडिएट वीकनेस का ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। तो मेरे हिसाब से इन लेवल को निकले तभी यहाँ पे ट्रेडिंग की सलाह रहेगी। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स की तरफ बात करें तो ये काउंटर भी पिछले 4 सीरीज से यहाँ पे वीकनेस बन रही है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। स्टॉक कल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 505 के आसपास क्लोज हुआ था। 500 की पुट में राइटिंग हो रही है, उसके चलते यदि 504 का लेवल तोड़ता है तो मेरे हिसाब से 495 से लेकर 490 तक की सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यदि टाटा मोटर्स की मैं ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा की बात करूं तो स्टॉक में लगभग 11% के आसपास के यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और स्टॉक 1 से 1.5% की ऊपर के लेवल से बिक वाली देखने को मिली है। तो शॉर्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं। ऊपर में यदि 525 का लेवल निकलेगा तभी इमीडिएट वीक ट्रेंड है वो निगेट होगा। तो 525 रेजिस्टेंस का काम करेगा। 504 505 का लेवल यदि आज तोड़ता है तो नीचे में 495 से लेकर 490 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आती हुई इस वक्त, लेकिन बाजार खुलते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। प्री ओपनिंग सेशन में आपके लिए संकेत लेकर आ जाऊं कि क्या आते हुए नजर आ रहे हैं। 6 अंक नीचे सेंसेक्स है और 25 अंक ऊपर निफ्टी आपको नजर आएगा। तो मिला जुला कारोबार पहली टिक पर होता हुआ दिख रहा है। टेक महिंद्रा पॉजिटिव शुरुआत की तैयारी करता हुआ 3.5% ऊपर दिख रहा है इस वक्त। हालांकि कल 4% के आसपास का नुकसान इस स्टॉक में दिखाया था। डॉक्टर रेड्डीज में 2% के आसपास की तेजी। एचडीएफसी और लुपिन 1.5% ऊपर खुलते हुए दिख रहे हैं। रिलायंस में 1.5% का नुकसान और बीपीसीएल 2% नीचे। हालांकि ऑयल एंड गैस के स्टॉक कल काफी मजबूत थे। रुपए की चाल पर नजर डालेंगे, कल हमने 63.50 के यहाँ पर क्लोजिंग होते हुए देखी थी। आज देखना ये जरूरी होगा कि करेंसी मार्केट की कैसी शुरुआत होती हुई दिखती है। 3 पैसा कमजोरी के साथ शुरुआत की है। 53.60 के आसपास की पहली टिक इस वक्त रुपए पर आपके लिए आती हुई दिख रही है। तो करेंसी बाजार से शुरुआत एकदम शांत संकेत के साथ होती हुई दिख रही है। कोई खास बदलाव रुपए में इस वक्त आपको नजर नहीं आएगा। 3 पैसे के आसपास का नुकसान। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। कुछ और स्टॉक्स पर राय ली जाए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट और आज जेपी मॉर्गन की तरफ से एक अच्छी रिपोर्ट आई है चंदन, और वायदा कारोबार में स्टॉक है। राय आपसे लेना चाहूंगा। 930 रुपए से इन्होंने लक्ष्य बढ़ाकर 1000 रुपए का किया है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर क्या राय बनती है? क्या कोई लॉन्ग पोजीशन बनाने का मौका है या फिर उछाल मिले तो बिकवाली करें? जी देखिए, सबसे पहले इसके इमीडिएट ट्रेंड की बात करूं तो इस सीरीज में अराउंड 82% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और स्टॉक लगभग 15% ऊपर के लेवल से गिर चुका है। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बेहतर ट्रेड हो सकता है। हालांकि यूजुअली जो काउंटर एक बार सेलिंग की ग्रिप में आता है, एक्सपायरी तक वीकनेस कंटिन्यू रहती है। मेरे हिसाब से 1-2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे एक नए लोंग के लिए एंट्री कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 1350 के लेवल से 820 800 तक के लेवल तक काउंटर गिर चुका है। 765 के लो बना के वहां से वापस टर्न हुआ है। तो मेरे हिसाब से 1-2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में वापस यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। बीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स चार्ट्स देखकर बताइए सिमी, कैसा लगता है ये स्टॉक? क्योंकि नतीजे अच्छे नहीं आए, मुनाफा देखिए घटता हुआ दिखा है। 66% मुनाफे में गिरावट देखी गई है। शेयर पिछले कई दिनों से थोड़ा दबाव में था। क्या आज का दिन भी दबाव भरा हो सकता है? आपको ऐसा चार्ट्स देखकर संकेत मिल रहे हैं? देखिए, ये जो स्टॉक है चार्ट्स में उतना खराब नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इसमें जो फॉर्मेशन है एक बॉटम फॉर्मेशन का बहुत ही अच्छा मतलब फॉर्मेशन यहाँ पे बन गया। ये स्टॉक लगातार 50-52 के आसपास लो बनाया और इसके बाद वहां से ब्रेकआउट आया और अभी ये स्टॉक 60 के आसपास मेंटेन कर रहा है। इनफैक्ट हेमंत, मैं तो ये कहूंगी कि 60 से 62 का एक रेंज होगा क्रूशियल। वो रेंज अगर पार करेगा तो ये स्टॉक
एक ब्रेकआउट दे सकता है, पर रिजल्ट्स अगर खराब होगा तो ये स्टॉक वापस नीचे जा सकता है। और रिजल्ट्स के बाद मुझे लगता है कि मेजर सपोर्ट एरिया जो होगा 56 से 54 इस रेंज के बीच में ये वापस सपोर्ट ले सकता है। मेजर सपोर्ट है, चार्ट देख के लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बॉटम बना चुका है और जो भी रिजल्ट्स खराब थे वो शायद इस स्टॉक में फैक्टर इन है इस प्राइस में, तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। मैक्सिमम 54 से 52 का रेंज तक जा सकता है, नीचे वापस बाइंग इमर्ज होते हुए दिख रहा है। अच्छा लग रहा है चार्ट इनफैक्ट। ये चार्ट दिख रहे हैं मजबूत यहाँ पर पीटीसी इंडिया फाइनेंस के, और कमजोरी के साथ शुरुआत हो तो मौका होगा आपके लिए खरीदारी का। संदीप जैन के साथ अब हमारा संपर्क हो चुका है। संदीप, आपसे मैं टेक महिंद्रा पर राय ले रहा था, क्या कमजोर नतीजे कल 4% की गिरावट में डिस्काउंट हो चुके हैं या फिर और गिरावट बाकी? क्या ट्रेड करेंगे आप नतीजों के पहले? नहीं, मेरे हिसाब से करेक्शन और बाकी है। एक तरीके से याद है मुझे कि 580 से ये एक बाउंस किया और जिस तरीके से सारे आईटी स्टॉक्स बीच में परफॉर्म किए हैं और ये भी 650 तक जाके अब कहीं ना कहीं करेक्शन दे रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बार बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए निवेशकों को। और रिजल्ट्स कहीं ना कहीं हो सकता है कि खराब ही आए, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे आने की उम्मीद नहीं लग रही है। जिस तरीके से बाकी आईटी दिग्गजों के भी रिजल्ट्स आए हैं वैसे लगता है कि इसके भी रिजल्ट खराब ही आने चाहिए, और उम्मीद ऑलरेडी वैसे है और डिस्काउंटेड काफी प्राइसेस में भी है। बट स्टिल आई फील कि 600 से लेकर 625 के लेवल से जहां पे एंट्री लेना थोड़ा सेफ रहेगा। मुझे सीमेंट में कल फ्रेश शॉर्ट्स बनती हुई दिखी हैं। चंदन, सीमेंट स्पेस में कल ये शेयर कमजोर था, क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पे अब नए सोर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। रिसेंट में जब मार्केट ने बाउंस बैक दिया था तो स्टॉक थोड़ा सा रिकवरी दी थी, बट 244 का लेवल को नहीं निकाल पाया और कल यहाँ पे सोर्स बिल्टअप बने थे। नेगेटिव यहाँ पे ट्रेंड बन रहा है, सोर्स बन रहे हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पे बिकवाली की जा सकती है। नीचे में काउंटर है 225 से लेकर 220 तक का लेवल नीचे में दिखा सकता है। ओके, 220 से 225 तक की कमजोरी और हो सकती है। फ्यूचर रिटेल इस स्टॉक पर अपनी राय दीजिए चार्ट्स देकर सिमी, क्योंकि नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद अच्छे आते हुए दिखे, मजबूत नतीजे आते हुए दिखे और प्री ओपनिंग सेशन में भी स्टॉक 5% ऊपर नजर आ रहा है। क्या ट्रेड लेना चाहिए? तो कहीं ना कहीं लग रहा है अनिल जी ये स्टॉक बॉटम फॉर्म कर चुका है। एक 200 डेमा में अच्छा सपोर्ट लिया है और अभी जहां पे रेजिस्टेंस है वो करीब 135 से 137 के बीच में है। रिजल्ट्स के बाद अगर वो रेंज क्रॉस करेगा तो मुझे लगता है कि इसमें फ्रेश मोमेंटम आ सकता है जो कि इसको 150 से 55 तक भी ले जा सकता है। इमीडिएटली 134 से 37, उसके बाद 150 से 55 अपसाइड नजर में आ रहा है। अच्छा चार्ट है। हिगाशी मोटर का चार्ट देखकर बताइए सिमी, ये कैसा लगता है आपको? प्री ओपनिंग सेशन में करीब 4% उछाल के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। मुनाफा देखिए 71% बढ़ा है, 10 करोड़ के सामने 17 करोड़ रुपए मुनाफा इन्होंने पेश किया है। हिगाशी मोटर्स क्या यहाँ पर तेजी की जा सकती है आज अगर ठीक ठाक शुरुआत होती है तो? हेमंत, हिगाशी मोटर्स बहुत दिनों से अच्छा मोमेंटम में है। इनफैक्ट इसमें अगर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों ट्रेंड देखेंगे तो कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पे मैं शॉर्ट कॉल इशू कर सकती हूँ। ये स्टॉक मेरा रडार में बहुत पहले से है। इनफैक्ट मैंने मेरे क्लाइंटों को कुछ दिन पहले, हो सकता है 10-15 दिन पहले, मैंने उन लोगों को बाई करने के लिए सलाह दिया था और पोजीशन अभी भी होल्ड किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये आगे जाके कहीं ना कहीं 550 से 590 का रेंज छू सकता है। बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड में है और कोई भी छोटा मोटा डीप अगर स्टॉक में मिलता है तो मुझे लगता है कि वो बाई करने का मौका होगा और ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट के साथ ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है कि इट इज अ बाई। खरीदारी करें हिगाशी मोटर्स में, ये राय आती हुई यहाँ पर देखना होगा आज नंबर्स के दम पर कितनी दमदार परफॉर्मेंस आती है। लेकिन ट्रेडिंग के मौके आपके लिए कहां बन रहे हैं आज के सेशन के लिए? टॉप ट्रेडिंग कॉल्स लेकर हमारे साथ जुड़ रही है इस वक्त पूजा त्रिपाठी। पूजा बताइए। जी, आज ज्यादातर खरीदारी की कॉल ही निकल कर आ रही है और शुरुआत पहले कॉल से करते हैं। पुनीत किंद्रा ने यहाँ डाबर में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि डाबर ने जो अपना 266 का रेजिस्टेंस एक ब्रेक किया था, अब वहां से भी एक अच्छी तेजी देखने की उम्मीद की जा रही है। अगले 1 से 2 दिन में 275 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। दूसरे कॉल में भी खरीदारी की राय निकल कर आ रही है। जय ठक्कर ने बैंकिंग काउंटर बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने की राय दी है। कल जो तेजी थी वो आज भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है और अगले 2 से 3 दिन में 5% से ज्यादा का रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बनी हुई है सिमी भौमिक। गुड मॉर्निंग सिमी, बताइए आज आपके 2 टॉपिक्स कौन से होंगे?
गुड मॉर्निंग पूजा। मेरा 2 स्टॉक होगा, पर उसमें एक सेल कॉल भी है। एक तो लॉन्ग साइड में मैं पहले बीपीसीएल के बारे में बता सकती हूँ। बीपीसीएल मेरा रडार में है। ये स्टॉक कल ब्रेकआउट दे रहा था। ब्रेकआउट इनफैक्ट ये दिया था, पर क्लोजिंग इसका स्ट्रांग नहीं हुआ था। मतलब 800 के ऊपर का क्लोजिंग अगर मिल जाता तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती थी कि इसमें ब्रेकआउट आ गया है। बहुत दिनों बाद ये स्टॉक 800 के आसपास देखा था, पर क्लोजिंग इसका 790 के आसपास हुआ है। मैं एक लॉन्ग कॉल इश्यू करती हूँ 780 का स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है कि शायद आज ही का ट्रेडिंग सेशन में ये वापस 800 से 810 का रेंज छू सकता है। तो ये मेरा एक मतलब लॉन्ग साइड का ट्रेड होगा। 780 का स्टॉप लॉस भी फॉलो करना पड़ेगा। और एक स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट, इसमें थोड़ा सा वीकनेस नजर में आ रहा है चार्ट में, तो इसमें मैं सेल कॉल इशू कर रही हूँ। इनफैक्ट लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक नीचे आ रहा है और अभी भी लग रहा है कि 2960-65 का रेंज अगर क्रॉस करके सस्टेन नहीं करेगा तो इसमें वापस सेलिंग आ सकती है। 2970 के ऊपर स्टॉप लगा के मैं शॉर्ट कॉल इशू कर रही हूँ, जिसका टारगेट मेरा 2890 से 2870 तक का होगा। और ये जो टारगेट मैंने दिया ये आज भी आ सकता है। तो दोनों मेरा इंट्राडे पोजीशन से स्टॉप लॉस के साथ साथ काम करना पड़ेगा। थैंक यू सिमी। तो यहाँ पर एक बाय और एक सेल कॉल सिमी की तरफ से। आखिरी कॉल में भी बिकवाली की राय निकल कर आ रही है। मोहित गाबा ने हिंडाल्को में बिकवाली करने की राय दी है। इनका मानना है कि मोमेंटम इंडिकेटर्स यहाँ पर सेल मोड में है और 2 से 3 दिन में 127 तक की गिरावट इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर शॉर्ट करके चलने की राय, 5% का रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 5 में से 3 कॉल्स में आज जानकार तेजी करने की राय दे रहे हैं। राइट, तो 5 में से 3 कॉल्स तेजी के आज निकल कर आ रहे हैं। संदीप, वीआरएल लॉजिस्टिक्स 74 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, काफी यूफोरिया बना था और उसके बाद शुक्र है नतीजों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। 131% मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन 13% के मुकाबले 14.8% बढ़े हैं। ये बताइए आज भी तेजी का सिलसिला यहाँ जारी रह सकता है? साथ ही ये भी बताइए, पीएनसी इंफ्रा बड़ी मुश्किल से इशू भरा था, आज इसकी लिस्टिंग होने वाली है, कितनी कमजोर लिस्टिंग की अपेक्षा आप यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, पीएनसी इंफ्रा पे पहले मैं बताऊंगा कि जनरली जिस तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की पिटाई हुई है, भले ही वो आईआरबी इंफ्रा हो या आईएलएनएफएस ट्रांसपोर्टेशन, इनफैक्ट बहुत ही बेहतरीन कंपनी और मैं काफी बार रेकमेंड भी कर चुका हूं आप ही के चैनल पे, बट स्टिल इट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीएनसी इंफ्रा में नया निवेश करके कोई फायदा नहीं होगा निवेशकों को। अगर लेना ही है तो जो प्रूवन कंपनीज है जैसे आईटीएनएल है या आईआरबी इंफ्रा, वहां पे निवेश करें। और दूसरा वीआरएल लॉजिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो लॉजिस्टिक्स में वैसे मैं बहुत बुलिश हूं और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस मॉडल, बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का, बेहतरीन मॉडल है। एक तरीके से रिटेल ट्रांसपोर्टेशन करती है और फुल ट्रक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती है। और जिस तरीके से मैंने इस इंडस्ट्री के लोगों से समझा, ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन कैश रिच कंपनी है और एक तरीके से एडवांस में काम करती है जो जनरली लॉजिस्टिक्स की कंपनीज नहीं करती है। तो कुछ कुछ चीजें जो अच्छी है इस कंपनी की, वो इसमें बहुत बड़ा फायदा देगी और मेरे हिसाब से ये कंपनी 300 के लेवल्स बहुत आराम से निकालेगी और आराम से करीब 350 से 400 के लेवल्स बहुत ही थोड़े दिनों में देखने को मिलेंगे। सो आई फील जो रिजल्ट्स आए हैं और जो फंडामेंटल्स है और जो कंपनी की बैकग्राउंड और जो प्रोमोटर्स की जो गवर्नेंस है, मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में बिल्कुल बना रहना चाहिए और ऐसा लगता है कि इट कैन बी अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक। ओके, यहाँ पर पोर्टफोलियो में रखने के लायक ये स्टॉक है, ये राय आती हुई। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क सिमी, इस स्टॉक के चार्ट पर नजर डालिए, राय दीजिए, क्योंकि एक 16 लाख शेयरों की कल बिकवाली होती दिखी 350 रुपए में एक एफआई की तरफ से। क्या करें चार्ट, क्या कुछ और कमजोरी हो सकती है, क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, जो स्टॉक पहले से ही टूटा हुआ हो और एकदम मतलब 200 डेमा के सपोर्ट के आसपास हो, उसमें फ्रेश शॉर्ट इशू करना बहुत मुश्किल है बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि 332 का लेवल जो होगा, लेवल जो है वही इसका 200 डेमा है और फ्रेश वीकनेस तभी संभव है जब ये स्टॉक 332 के नीचे जाएगा और वहां पे सस्टेन करेगा। तो करीब 350 के आसपास है और 350 से 332 18 रुपीज होता है। तो 18 रुपीज के लिए अगर कोई स्टॉक को सेल करता है तो ठीक है, नहीं तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक लैगर्ड स्टॉक है। 332 के नीचे जाने के बाद ही फ्रेश शॉर्ट साइड में पोजीशन लिया जा सकता है। सीमेंट का चार्ट आपको कैसा लगता है? कल हमने देखा मॉर्गन स्टैनली ने 31 लाख शेयर खरीदे, 101 रुपए प्रति शेयर पर करीब 31 करोड़ रुपए की उन्होंने शेयर इस कंपनी में एक्वायर करे हैं। बल्क डील डेटा में ये खबर आई है। इसके चार्ट सिमी आपको कैसे लगते हैं? प्रिज्म सीमेंट
प्रिज्म सीमेंट हेमंत मेरा एक फेवरेट स्टॉक है। हो सकता है ये स्टॉक 130 के आसपास से नीचे आ चुका है, पर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका मेजर सपोर्ट 92 से 95 के बीच में है। इनफैक्ट 92 के आसपास इसका 200 डेमा भी है और कोई भी डिप यूज करना चाहिए बाई करने के लिए। मुझे लगता है कि 90 के नीचे स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करेंगे तो अच्छा होगा और इसका जो टारगेट होगा 125 से 130 का होगा। इनफैक्ट इसमें मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट भी है। ये स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में है, मेरे क्लाइंटों के पास भी हो सकता है। एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मानो या ना मानो 95 से 92 के बीच में जरूर एक्यूमुलेट कीजिएगा। 90 के नीचे स्टॉप लगाइए। ओके, 92 के आसपास खरीदारी करें, 90 का स्टॉप लॉस। इंतजार करें करेक्शन का। एक अच्छा स्टॉक है खरीदारी करने के लिए आज से प्रिज्म सीमेंट। लेकिन संदीप, क्या राय है आपकी ओएनजीसी पर? कल के सेशन में हमने फिर से एक अच्छी मजबूती आते हुए देखी, स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। क्या कोई खरीदारी का मौका है? देखिए, ओएनजीसी जिस लेवल्स पे है ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव लेवल्स, बट स्टिल एक खास बात यह है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो ओएफएस का ओवरहैंग है वो वापस से दिखाई देगा, बट स्टिल डाउनसाइड रिस्क नहीं है। और जिस तरीके से सरकार ने क्लैरिटी दी है उनके सब्सिडी को लेकर, तो मुझे लगता है कि अब स्टॉक में वो रिस्क खत्म हो गया है कि सरकार की जो पॉलिसी रिस्क थी या जो भी ये सारे रिस्क थी। बट स्टिल आई फील कि ओएनजीसी में लोअर लेवल्स पे बाइंग करनी चाहिए और अगर एक बार ओएफएस निकल जाए तो उसके बाद तो ये बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है। और मेरे हिसाब से सबको इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि लोअर लेवल्स पे बिल्कुल ले, 300 के नीचे जल्दी से जाता हुआ नहीं लग रहा है और 300 सवा 300 के लेवल्स बहुत ही अट्रैक्टिव है। ओके, तो ये राय आती है इस वक्त इन सारे स्टॉक्स पर। और प्री ओपनिंग सेशन से संकेत एकदम शांत शुरुआत के 6 अंक ऊपर निफ्टी दिखेगा, 10 अंक ऊपर सेंसेक्स दिखेगा, तो खुलने के बाद ही डायरेक्शन मिलेगा ये लग रहा है। लेकिन एक डायरेक्शन साफ दिख रहा है और वो है टेक महिंद्रा के लिए। कल की 4% की गिरावट के बाद आज फिर से 3% कमजोर है। भेल आज नतीजों के पहले 1.25% कमजोर है। तो नंबर्स के लिहाज से कहीं कोई रिलीफ के संकेत आज कम से कम प्री ओपनिंग सेशन में आते नजर नहीं आ रहे। मजबूत क्या रहेगा? टाटा स्टील, वेदांता जैसे शेयर थोड़े मजबूत होंगे। जाहिर सी बात है कि 2 दिनों में जिस तरह से चाइना के बाजार में तेज दौड़ लगाई है, लगभग 4.5% कल और आज के बीच में चाइना के बाजार चढ़ चुके हैं, तो उसका फायदा मिलता हुआ इन मेटल स्टॉक्स को। इनके अलावा बजाज ऑटो, एसबीआई जैसे दिग्गजों में थोड़ी बहुत खरीदारी होती हुई दिखेगी। लेकिन आज के स्टाफ परफॉर्मर तो मेटल्स रहेंगे और कमजोर शेयरों में आगे रहेगा आज नतीजों वाला मामला। पहले से आपकी स्क्रीन पर आती हुई इस वक्त और 15 अंक नीचे शुरुआत की है सेंसेक्स ने। निफ्टी 8 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। एकदम शांत शुरुआत इस वक्त होती दिख रही है और 2.5% नीचे टेक महिंद्रा का स्टॉक, 1.25% नीचे भेल, इसके ठीक पीछे एनएमडीसी में थोड़ी कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है। अल्ट्राटेक सीमेंट कल की कमजोरी को थोड़ा आगे बढ़ाता हुआ ये स्टॉक से कमजोरी की तरफ। मजबूत क्या है? भारतीय एयरटेल 0.5% मजबूत है, वेदांता 1.25% मजबूत, टाटा स्टील 1% मजबूत हो। मेटल्स में मजबूती है कुछ हद तक ये कहा जा सकता है और कमजोरी आपको दिखेगी नतीजों के लिहाज से टेक महिंद्रा और भेल में। भेल की कमजोरी अब थोड़ी बढ़ती हुई 1.5 से 2.25% के आसपास का नुकसान भेल में आपको नजर आएगा। आइए वायदा कारोबार की तरफ। टेक महिंद्रा के अलावा कैनरा बैंक जहां कमजोर नतीजे के बाद सीएलएसए की तरफ से डाउनग्रेड, 1.5% का नुकसान यहां पर है। वोल्टास, एसकेएस माइक्रो जैसे मिड कैप शेयर 1% कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। मजबूत क्या है? 1.5% की मजबूती है श्रीराम ट्रांसपोर्ट में और 1.5% की मजबूत स्ट्राइड्स आर्कोलेव है। ल्यूपिन मजबूत है, कल की तेजी को आगे बढ़ाता हुआ। तो फार्मा शेयरों में चुनिंदा खरीदारी इस वक्त होती हुई दिखेगी, आपको ये संकेत आता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। फ्यूचर रिटेल 4% के आसपास की तेजी दिखाता हुआ ये एक्शन है शुरुआती कारोबार में एकदम शांत। सेंसेक्स और निफ्टी पर कोई खास डायरेक्शन नहीं। मिड कैप इंडेक्स कल की तरह थोड़ा आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हुए 1/4% की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी अब भी डायरेक्शन की तलाश में, तो शांत शुरुआत होती हुई दिख रही है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अब भी काफी जबरदस्त है। हेमंत, कहाँ नजर है आपकी? मेटल स्टॉक्स पर नजर इसलिए भी है अनिल, क्योंकि दरअसल MMDR एक्ट पास होने के बाद सरकार ने कल नोटिफाई किया है ऑक्शन करना मिनरल्स का, खासतौर पर आयरन ओर, बॉक्साइट, मैग्नीज और लाइमस्टोन का। इसका फायदा भी शायद यहां पर मेटल कंपनियों को मिलता हुआ दिख रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी वहां पर आई है। आप देख सकते हैं ये शेयर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन नजर ल्यूपिन पर है। कल भी हमने देखा था एक अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी और आज भी देखिए सेंसेक्स में ये शामिल होगा अगले महीने की 22 तारीख से और आज दूसरे दिन फॉलोअप बाइंग यहां होती हुई नजर आ रही है। 1.25% का उछाल यहां देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप नजर डालें तो VRL लॉजिस्टिक्स, यहां अच्छे नंबर्स इन्होंने पेश किए, 131% मुनाफा बढ़ा है, 1.25% का उछाल देखने को मिल रहा है। और फ्यूचर रिटेल में जिस तरह से अच्छे नतीजे पेश किए, यहां पर भी देखिए आप तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है। गार्शी मोटर्स
जिसकी चर्चा सेमी कर रही थी कुछ देर पहले। 71% मुनाफा बढ़ा है। आप देखिए एक अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। कमजोर बाजार में 3.5% मजबूत है ये स्टॉक। प्रिज्म सीमेंट के भी नंबर्स, प्रिज्म सीमेंट में भी हमने देखा मॉर्गन स्टैनले ने खरीदारी करी है। कल के सत्र में 31 करोड़ रुपए के आसपास की शेयर्स खरीदे हैं। 3.5% का उछाल यहां देखने को मिला है। इसके अलावा बॉम्बे डाइंग और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स पर नजर रखिए। यहां पर कमजोर नतीजे आए हैं। बॉम्बे डाइंग में बिल्कुल फ्लैट शुरुआत होती हुई पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स के स्टॉक में आपको जरूर दबाव देखने को मिलेगा और छोटा मोटा नहीं। देखिए 13% की गिरावट देखने को मिली है। 66% आप देखिए मुनाफा घटा है। हेडलबर्ग सीमेंट पर भी नजर रखिए। यहां पर भी आप देखेंगे कि तेज प्रेशर देखने को मिल रहा है। आधे % के आसपास की गिरावट के साथ ये शेयर भी कारोबार करता हुआ। तो नतीजों के ऊपर तेज रिएक्शन, लेकिन पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल से भी काफी तेज गिरावट देखने को मिली है। इतनी गिरावट की शायद एक्सपेक्टेशंस थी नहीं। इस गिरावट के बाद कोई व्यू आप बदलना चाहेंगे स्टॉक पर? देखिए हेमंत, मैंने पहले कहा था कि ये स्टॉक चार्ट में तो काफी स्ट्रांग लग रहा है। इनफैक्ट अभी का अगर प्राइस बता देंगे तो फ्रेश टारगेट इसमें दे सकती हूँ मैं। पैसे का भाव है इस समय? एक बार प्राइस बता दीजिए, करंट मार्केट प्राइस। 51 रुपए 50 पैसे का भाव है। 51 का जी। एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई है। हाँ देखिए, मैंने पहले भी ये इसी लेवल का जिक्र किया था। 51 के आसपास इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। चार्ट इतना शानदार था और ये स्टॉक वापस 51 के आसपास का लेवल छू रहा है। मतलब ये 200 डे मार्क को टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं फ्रेश शॉर्ट कॉल तो इशू नहीं कर सकती 51 से। इनफैक्ट इसका जो पैनिक लो था 48 के आसपास, वो 26 मार्च का था। 48 टूट जाने के बाद ही फ्रेश सेलिंग होगा, नहीं तो इस रेंज में मुझे लगता है कि चार्ट देखे लग रहा है हेमंत, ये स्टॉक यहाँ पे एक्यूमुलेटेड जोन में है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए। इतना सा मुझे लगता है। एक स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ 45 के नीचे। जरूर स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिएगा। 51 से 48 के बीच में ये स्टॉक एक्यूमुलेट कीजिए। ये स्टॉक हो सकता है वापस रिकवर करेगा। ओके, तो लोअर ओपनिंग के बाद हो सकता है रिकवरी आती दिखे पीटीसी इंडिया फाइनेंस में। ये राय सीमी की, लेकिन रिकवरी बाजार में आती हुई दिख रही है। 18 अंक ऊपर अब सेंसेक्स है, निफ्टी 4 अंक ऊपर है। तो मिड कैप शेयर रिकवरी को लीड करते हुए दिख रहे हैं, जहां 1/4 से आधा % तक की अच्छी मजबूती बनती हुई दिख रही है। और यहीं से आप देख सकते हैं कि लीडरशिप आती हुई नजर आएगी आपको साफ तौर पर। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चंदन, ऐसे में जो मजबूत से बाजार की है वो है मेटल शेयर। क्या आपको लगता है कोई मेटल शेयर जो फ्रेश खरीदारी के संकेत दे रहा हो, या फिर अच्छी शॉर्ट कवरिंग के जहां आप ट्रेड लेना पसंद करेंगे? जी नहीं जी, फिलहाल मैं मेटल काउंटर को अवॉइड करना पसंद करूंगा, क्योंकि देखिए बाजार ऊपर के लेवल से थोड़ा सा प्रेशर दिखा रहा है और सारे मेटल में शॉर्ट्स बने हुए हैं। हिंडाल्को की बात करें या जिंदाल स्टील की बात करें या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें, बट फिर भी यदि किसी को मेटल पैक में बाइंग रिकमेंडेशन देखना है तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील यहाँ पे एक बेहतर पिक हो सकता है। रिसेंटली देखे 385 के लेवल से करेक्ट होकर 331 तक के लेवल के आसपास गया था। यहाँ पे बेहतर रहेगा कि आप 335 340 की कॉल लेके ट्रेड करें। मेरे हिसाब से मेटल काउंटर सबसे स्ट्रांग था। यहाँ पे करेक्शन हुआ और यदि रिकवरी आती है तो शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश यहाँ पे ज्यादा आएगी। तो टाटा स्टील है जिसपे यहाँ पे रिस्की ट्रेडर्स है वो लॉन्ग के लिए ट्रेड ले सकते हैं। थर्मेक्स एक और ऐसा स्टॉक जो अच्छी मजबूती आज के सत्र में दिखा रहा है, इसके भी परिणाम आ जाने वाले हैं। 2% मजबूत है ये शेयर। सिमी, नतीजों से पहले चार्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई ट्रेड करना चाहिए। कौन सा स्टॉक एक बार नाम बताइए, मैंने मिस किया। इस समय 1055 का भाव है। हेमंत, हाँ 1055 का भाव है। अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इनफैक्ट इसमें जो फॉर्मेशन है हेमंत काफी इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि इसमें एक ब्रेकआउट हो रहा है। 1055 का ही लेवल है जो कि क्रूशियल होगा। इनफैक्ट 10 रुपया का एक रेंज होगा 1045 से 1055। इसके ऊपर जाके ये रेंज को अगर होल्ड करेगा, ये स्टॉक अगर सस्टेन करेगा तो 1090 से 1130 का टारगेट हो सकता है शॉर्ट टर्म में। थर्मेक्स जैसा स्टॉक में ये टारगेट आज भी हो सकता है, पर यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग साइड में ट्रेड ले रहा है तो स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिएगा। 20 रुपया का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 1055 के ऊपर मेंटेन करेगा तो एंट्री लीजिए। 20 रुपया के नीचे स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। 1090 से 1130 का टारगेट आज से कल के बीच में आ सकता है। स्टॉक में अच्छा फॉर्मेशन है। ओके, फॉर्मेशन बढ़िया है यहाँ पर थर्मेक्स में, ये राय आती है इस वक्त। लेकिन पीटीसी इंडिया फाइनेंस अब 10% नीचे थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही, 14-15%। आप फंडामेंटली ट्रैक करते हैं संदीप इस स्टॉक को? बिल्कुल, इनफैक्ट मैंने रेकमेंड भी किया हुआ अनिल जी आप ही के शोज में 2-3 बार इनफैक्ट जी। और 33 रुपए, 35 रुपए और 16 रुपए के लेवल्स पे भी मैंने देखा, एक अच्छे एनालिस्ट ने रेकमेंड किया था और उसके बाद मैंने भी ट्रैक करना शुरू किया
और इनफैक्ट मैंने अभी 50 रुपए के लेवल्स पे मैंने क्लाइंट्स को एग्रेसिवली बाइंग करवाई और मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स भले ही थोड़े खराब आ जाए या जो भी आ जाए, बट इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस स्टॉक और बिल्कुल खरीदना चाहिए स्टॉक को। 51-52 रुपए जो भी लेवल्स पे अभी चल रहा होगा और ये 60-61 तक चला था, इसलिए ये नीचे आया। कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल्स भी काम करते हैं मार्केट्स में और बहुत वॉलेटाइल हो रहा मार्केट, इसलिए स्टॉक्स की पिटाई बहुत जल्दी होती है, थोड़ी चीजों पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा मार्केट। तो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए। मैं टेक्निकल लेवल्स भी सुन रहा था सिमी के, 48 से लेकर 60 का एक रेंज बना हुआ है, बिल्कुल सही है। 48 से लेकर 51-52 जो लेवल्स है यहाँ पे एक्यूमुलेट करे। जिस तरीके की कंपनी की बैलेंस शीट है, जो ग्रोथ रेट है 80% पे कोई कंपनी अगर ग्रो करती है साल दर साल, तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स बहुत कम होते हैं। मुझे सारे स्टॉक्स में से वन ऑफ दी फेवरेट स्टॉक्स है मेरा ये, और मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स भले ही 2-3 क्वार्टर खराब आ जाए, 0 NPA वाली कंपनी है और जिस तरीके से ये रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स को फाइनेंस करती है और सरकार का भी फोकस है, तो इट्स अ ग्रेट स्टॉक, प्लीज बाय। मेरी यही रिकमेंडेशन रहेगी कि इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। ऑलराइट, बाजार फिलहाल इस समय आप देखिए जहां जहां नतीजे कमजोर आ रहे हैं वहां तेजी से रिएक्शन दिखा रहा है। उसका सीधा जीता जागता उदाहरण ये है आज, और जिनके नंबर्स कमजोर आने वाले हैं उनको भी बख्श नहीं रहा है। अनिल देखिए आज निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर में टॉप 3 लूजर्स में टेक महिंद्रा, जिसके नंबर्स आएंगे आज बाजार बंद होने के बाद, भेल जिसके कमजोर नंबर्स आ सकते हैं, और आप ढूंढने निकले तो टाटा मोटर्स में भी दबाव ही देखने को मिल रहा है। तो नतीजों के ऊपर बाजार का काफी फोकस है। बैंक निफ्टी अब लाल निशान में आता हुआ आपको दिखेगा, यहां पर भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी बढ़त दिखी जरूर भारतीय बाजारों में, लेकिन वो गुम होती हुई नजर आ रही है। ल्यूपिन ऐसे में आज फिर देखिए दूसरे दिन टॉप गेनर बना हुआ है। ये शेयर आपको कैसा लगता है संदीप? एक अच्छी खबर इसके लिए ये भी आई कि अगले महीने 22 तारीख से ये सेंसेक्स में शामिल हो जाएगा। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है इसमें आज दूसरे दिन लगातार। 10 दिन पहले जब रिजल्ट्स आए थे तो मैंने रिजल्ट्स की एनालिसिस भी की थी आपके चैनल पे, और उस दिन एक लेवल्स सजेस्ट किए थे कि 1600 से लेकर 1650, 1640 के लेवल्स है जो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, और कहीं ना कहीं रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे और बहुत करेक्ट किया था 1740-50 के लेवल से, और वहां पे बाइंग आई और बहुत मुझे अच्छा लगता है ये स्टॉक वैसे, और इन लेवल्स पे बाइंग करके, और हो सकता है कि एक बार अब निफ्टी में आ रहा है और जब इंडेक्स में आता है तो डेफिनेटली नई बाइंग आएगी। कई इंडेक्स फंड्स है वो लोग बाइंग करेंगे, बट स्टिल इट्स अ ग्रेट स्टॉक, और मेरे हिसाब से जहां पे भी करेक्शन आता है लेने का ही है, और एक बार थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि ओवर हीटेड हो चुका है, अच्छा खासा एक राइज दे चुका अपने लोअर लेवल से। सो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति के साथ इस स्टॉक पे ध्यान रखें, ज्यादा बेहतरीन होगा। जी, तो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति रखें लुपिन में। 22 जून से शामिल होगा सेंसेक्स में शेयर। लेकिन इस बीच आप नजर आ ले बाजारों पर जहां पर हल्के से नुकसान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। दिग्गजों में यूं कहें कि फ्लैट है एक्चुअली, लेकिन मिड कैप इंडेक्स ने 1/4% की मजबूती रखी। तो ब्रॉडर मार्केट में अब भी पॉजिटिव माहौल है, और यही वजह कि 600 से ज्यादा शेयर इस वक्त पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिखेंगे आपको, और कमजोरी 450 स्टॉक में इस वक्त नजर आएगी। वक्त है हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। संदीप, सिमी और साथी चंदन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालकर आज पहला सौदा में अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा। उनसे लेंगे बाजार के आगे के डायरेक्शन पर राय, और साथ ही निवेश के मौकों की करेंगे बातचीत इस ब्रेक के बाद। कमजोरी थोड़ी बढ़ती दिख रही है बाजार में। शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद अब बाजार नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। 55 अंक नीचे सेंसेक्स है। निफ्टी का नुकसान है 20 अंकों का, 8350। ये है लेवल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। 1/4% का नुकसान आपको नजर आएगा निफ्टी में, और बैंक निफ्टी भी अब कमजोरी के संकेत देता हुआ लगभग 40 अंक नीचे है। 1/4% का नुकसान यहां पर भी। लेकिन मिड कैप शेयरों पर नजर डालिए, अब भी हरे निशान में बने रहने में कामयाब, और ये एक अच्छा संकेत है कि मिड कैप इंडेक्स में अभी तक गिरावट शुरू नहीं हुई है। साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अगर आप नजर डालेंगे तो इस वक्त फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखा है, ज्यादा कोई खास गिरावट का रुझान नहीं है। लेकिन बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद अब लगभग बराबरी की तरफ पहुंचती हुई दिख रही है, जिस तरह से कमजोरी थोड़ी सी बढ़ती दिखी है पिछले कुछ मिनटों में। बाजार के आगे की डायरेक्शन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ऐसा लग रहा था कि बाजार में फिर से थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा सा सेंस लौटता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये हफ्ता एक्सपायरी का है, भारी भरकम नतीजे, फिर से हम कमजोर हैं। जी बिल्कुल अनिल जी, और उम्मीद नहीं है क्योंकि
एक तो जैसे हमने अप्रैल में भी बात की थी कि ये सरकार का 1 साल होगा, बहुत एनालिसिस आएंगे, तो आप देख रहे हैं जिस तरह से न्यूज फ्लो चल रहा है, एक तो वो है। दूसरी बात है अर्निंग्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग ही रहे हैं। ऑलरेडी हमारा अनुमान था कि -4% होगा टॉप 100 कंपनीज का, वो अब लगभग -5 to -6% के करीब दिख रहा है। अभी पूरे नतीजे नहीं आए हैं, आ जाए पूरे तो फिर एक बनेगा। तीसरा है जो कंपनी की गाइडेंसेस रही हैं वो ज्यादा तेज नहीं रही हैं, तो अगर आप देखें तो लग रहा है कि 10 से 12% की बढ़ोतरी होगी कॉर्पोरेट अर्निंग्स में 2015-16 में, तो वो इतना आपको वैल्यूएशन के तौर पे एक स्ट्रांग बेस नहीं दे रहा है। तो इस सब के चलते उसके ऊपर अगर आप जैसे डोमेस्टिक रिफॉर्म्स थोड़े स्टॉल हुए हैं और ग्लोबल सिचुएशन लगा दें तो इतना बेहतर मार्केट नहीं लग रहा है। उसके मुकाबले अगर आप देखें कल चाइना ने जो अनाउंस किया 1000 प्रोजेक्ट्स $300 बिलियन के, या जापान देखें 22% उनका अर्निंग्स ग्रोथ का अनुमान है इस साल। ये दो मार्केट बहुत अच्छा कर रहे हैं क्लियरली फंडामेंटल्स के तौर पे। चाहे आप कह सकते हैं चाइना का वैल्यूएशन काफी तेज है, बट जिस तरह की वो ग्रोथ की बात कर रहे हैं इतने बड़े बेस पे अगर वो 6% 6.5% भी ग्रो कर पाते हैं वो बहुत स्ट्रांग मार्केट लगता है। तो विदेशी निवेशक जब ये देखते हैं तो क्लियरली फिर इंडिया से थोड़ा सा एलोकेशन कम है। जो भारतीय मार्केट को स्थिरता आई है वो डोमेस्टिक परचेज से आई है। तो इसमें अगर आप ये तो हुआ पीछे देखने का एक अंदाज, आगे देखें तो हमें उम्मीद है कि अगले 6 महीने में जो सरकार ने अच्छे स्टेप्स लिए हैं वो दिखाने लग जाएंगे थोड़ा सा अपना इम्पैक्ट। और इस साल तो इतनी उम्मीद नहीं है अर्निंग्स ग्रोथ की, बट अगले साल की अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद पे आप देखेंगे मार्केट बढ़ते हुए अगस्त सितंबर से, तो थोड़ा थोड़ा बाइट्स आप ले सकते हैं मार्केट में, या आप बैठिए कैश लेके बैठिए। 8000 से नीचे मार्केट जरूर मिलेगा आपको, बट ओवरऑल अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक पिकर हैं तो ये भी अच्छा मार्केट है उठाने के लिए। तो 8000 से नीचे और मिलेगा मार्केट आपको, ये बड़ी बात आपने कही। और आपने 3 हफ्ते पहले, मुझे याद है 30 मई को जब आवाज इन्वेस्टर क्लब में आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि मई का महीना अच्छा नहीं रहेगा, और अब तक ऐसा ही रहा है। ये बताइए जून सीरीज अब शुरुआत होने वाली है, यहां से कोई एक्सपेक्टेशन है, या ये कहें कि मई से बेटर हो सकती है जून, या जून इससे भी बेकार होगा? मई से थोड़ा बेटर हो सकता है, बट ओनली डेंजर ये है ग्रीस का। ग्रीस किस तरह से कम होता है, क्योंकि उनको अभी लौटाने हैं नियरली 1.6 बिलियन यूरोस 19 जून तक। 6 जून से शुरू होता है उनका IMF का, और कल इम्पोर्टेंट बैठक भी है। बैठक है, वो बैठक में कुछ नहीं होने वाला है। ये ग्रीस में तो मैंने हर बार देखा है, जब भी ऐसा लगता है कि अब डिफॉल्ट होने वाला है फिर आ जाता है और कुछ न कुछ निकल जाता है, तो फिर वहीं से वापस चीजें घूम जाती है, फिर हैंगओवर रहेगा इसका। हैंगओवर रहता है। तो आप बहुत सही कह रहे हैं जी, ग्रीस ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुका है 3 साल पहले, तो वो अब यही है कि उसको आप रोलिंग डाउन द कैन डाउन द रोड करते रहे हैं, उसको आप रिकग्नाइज करेंगे कि नहीं। तो जैसे ग्रीस हो गया, दूसरा फेड है सितंबर में जो आएगा, वो लगभग अभी निश्चित ही लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर में थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे, इतना इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए मार्केट्स पे, बट ओवरऑल डायरेक्शनली वो हर्ट करता है। इस पूरी सीरीज अगर आप देखें तो 24 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा DIIs ने खरीदारी करी, और कल का फिगर देख के थोड़ी निराशा हो रही है। 17 लाख की ही खरीदारी हुई है खाली। क्या लगता है DIIs सपोर्ट करेंगे, उनकी तरफ से बाइंग जारी रह सकती है, या आपको लगता है सारा एम्यूनिशन खत्म हो चुका है उनके पास? वही देखना पड़ेगा कि और कितने फ्लोज आ रहे हैं, और ये एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर रहता है। जब म्यूचुअल फंड के इनफ्लोज पीक कर जाते हैं, मार्केट का पीक होता है, तो वो इतना अच्छा इंडिकेटर नहीं है कि अगर DIIs ही खरीदारी कर रहे हैं या उनको बहुत फ्लोज मिल रहे हैं, 13 महीने से खरीदारी करते रहे हैं। बट ये हम देख रहे हैं मार्केट कोई ऐसे यूफोरिक जोन में नहीं है, उल्टा स्केप्टिकल जोन में है, सबको लगता है मार्केट नीचे आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा एक फर्म फुटिंग देता है। बट ओवरऑल गेम इंडिया के लिए तो FIIs की है, तो इस तरह से आप जिस तरह टैक्स के झटके उनको देते जाते हैं, वो कैसे फिर आगे और पैसे लगाएं, उसका क्लैरिटी जरूर है। शाह कमीशन क्या करते हैं उस पर बहुत दारोमदार रहेगा। इवन रिफॉर्म से ज्यादा उस पर एक दारोमदार रहेगा कि शाह कमीशन अगर क्लैरिटी दे पाते हैं मैट पे तो बहुत मार्केट के लिए पॉजिटिव आता है। ओके, लेकिन इस बीच नतीजों के लिहाज से अब आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादातर दिग्गज बैंक्स के नतीजे आ चुके हैं, प्राइवेट और पब्लिक दोनों स्पेस से। क्या राय बन रही इस स्पेस पे, और कहाँ कोई इस गिरावट में खरीदारी करने का मौका है?
या जो टॉप 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आप देख सकते हैं क्लियरली वो अच्छा नतीजे आए हैं और वो मार्केट शेयर गेन्स भी करेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अभी हाथ लगाने का टाइम नहीं आया। हम कह रहे थे 2 तिमाही रुक जाए, अब हमें लगता है कि पूरा साल रुका जा सकता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में निवेश करने से। इतने अच्छे नतीजे नहीं है। अगर आप देखें 5 में से 3 के एसेट क्वालिटी भी डिटीरियोरेट हुए हैं पिछले तिमाही में, तो रेट कट से थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिलेगा, बट ओवरऑल कैपिटल डाइल्यूशन आएगी और बहुत कॉन्स्ट्रेंट्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। तो हम कहेंगे अभी आप रुक जाइए, पब्लिक सेक्टर में ना लगाइए। थोड़े चुनिंदा एनबीएफसीज देखे जा सकते हैं, स्पेशली जो ट्रक फाइनेंसिंग है वहां पे काफी अच्छा हमें लग रहा है एक टर्न अराउंड आते हुए। और दूसरा होम फाइनेंस, और उनमें से एक पर आज रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की, श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर, और उन्होंने 930 से लक्ष्य बढ़ाकर 1000 भी किया है। क्या ये स्टॉक आपको अच्छा नजर आता है? बिजनेस मॉडल वगैरह काफी बेहतर। हाँ, देखिए ट्रक का जो साइकिल है वो टर्न अराउंड हो रहा है, धीरे टर्न अराउंड हो रहा है, बट इकोनॉमिक साइकिल के साथ होता है। और ये माइनिंग का जो आया है बिल, और अगर माइनिंग रिवाइव होती है इस साल में, वो बहुत एक पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि काफी एनपीएस ट्रक फाइनेंसियर्स के इस कारण हो गए थे कि माइनिंग बिल्कुल रुक गया था। तो उसके चलते और ये रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ने के चलते आप देखेंगे एक सीवी साइकिल का टर्न अराउंड। रिप्लेसमेंट साइकिल जो 4 साल होती थी वो 6 साल पहुंच गई, तो ये 6ठा साल चल रहा है जबकि वॉल्यूम्स लो रहे हैं सीवीज के। तो ये कैचअप होने वाला है। किस टाइम आता है, रेट कट के बाद आता है, या इकोनॉमिक साइकिल थोड़ा क्लैरिटी के बाद आता है, या माइनिंग शुरू होने के, एक कोई भी इनमें से एक ट्रिगर आ सकता है। और जो ट्रक फाइनेंशियर हैं वो बेनिफिशियरी रहेंगे। लगता है कि इनके जो एनपीएस हैं वो अब बॉटम आउट हो गए हैं और इनको अब बेनिफिट मिलेगा। अगले हफ्ते 2 तारीख को इसी दिन आरबीआई की बैठक भी है। ये बताइए, 25 बेसिस पॉइंट बाजार ने मानकर चला है कि इस बार जरूर रेट कट होगा। 25 ही होता है तो बाजार किस तरह से रिएक्ट करेगा, और अगर 25 नहीं होता है, इंतजार कर लेता है आरबीआई, तो क्या हो सकता है बाजार? जी, लगता है इंतजार होगा। हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम सारे सोच रहे हैं 25 आ जाना चाहिए। चीन ने भी 3 बारी काट दिया, पाकिस्तान ने भी रेट काट दिया और हम पीछे बैठे। तो ये हर तरह के एनालिसिस आ रहे हैं। कम से कम पाकिस्तान से पीछे तो न रहे रेट कट में। लेकिन आप कह रहे हैं इंतजार होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है इंतजार होगा। ये एक बहुत खतरे की बात हो सकती है। खतरे की बात है। और दूसरी बात है हेमंत के, कट आ भी गया, कैपेक्स आपका नहीं रिकवर करेगा, क्योंकि आपका इकोनॉमी 75% से नीचे की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर क्यों डालेगा? आपने डिमांड डिस्ट्रक्शन इतनी गंभीर हुई है, जो ये माइनस फिगर आ रहा है डब्ल्यूपीआई का 3 महीनों से, ये रेट कट तो 3 महीने पहले हो जाना चाहिए था। और रेट कट जो आता है वो 8 से 9 महीने लगता है इकोनॉमी में ट्रांसलेट होते हुए। तो डिसअपॉइंटमेंट के लिए बाजार को तैयार हो जाना चाहिए। इसकी भी तैयारी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो ये राय आती हुई बाजार पर और इन सारे सेक्टर पर। शुक्रिया अजय जी आपका, हमारे लिए वक्त निकालकर इन सारे मुद्दों पर और बाजार में निवेश के मौके पर अपनी राय देने के लिए। बाजार 75 अंक नीचे है सेंसेक्स पर, निफ्टी पर नुकसान 25 अंकों का। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के एक और एक्सपर्ट आनंद टंडन साहब इस ब्रेक के बाद। और बाजार पर इस वक्त डाले नजर, 80 अंकों का नुकसान सेंसेक्स पर, 20 अंकों का नुकसान निफ्टी पर। कमजोरी के साथ कारोबार होता दिख रहा है और बैंक निफ्टी में गिरावट थोड़ी सी ज्यादा है इस वक्त। बाजार के आगे की डायरेक्शन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट आनंद टंडन साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। काफी उतार चढ़ाव भरे दिन दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि इस सीरीज का अंत हम थोड़ा ठीक ठाक से करेंगे, लेकिन फिर से ये हफ्ता एक्सपायरी का जो कमजोर होता हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको बाजार के डायरेक्शन को लेकर, और क्या करना चाहिए इस वक्त? देखिए, इस वक्त भी बाजार जो है एक दायरे में घूमता हुआ नजर आ रहा है और ट्रेंड थोड़ा नीचे की तरफ ही है। तो हर बार थोड़ा ऊपर जाता है लेकिन लोअर टॉप बनाता है। तो इस वक्त कोई ट्रिगर भी नजर नहीं आ रहा। खाली यही एक उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट में शायद कोई तबादली होगी अगले महीने जब पॉलिसी आएगी। बट उसके अलावा और कोई इमीडिएट टर्म का ट्रिगर नजर नहीं आता जिससे बाजार ऊपर की तरफ जाए। तो अपने आप अपने भार से ही वो थोड़ा नीचे की तरफ दौड़ दिखा रहा है।
सर कुछ देर पहले अभी हम अजय बग्गा जी से बात कर रहे थे, हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट थे, वो कह रहे थे कि हो सकता है कि पॉज हो जाए इस बार ब्याज दरों में, 25 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेशन बाजार को है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ब्याज दरें कितनी घट सकती हैं 2 तारीख को अगले हफ्ते से दिन? देखिए, अगर आप डेटा देखें तो इस बार गवर्नर के पास बहुत कम कारण है कि वो कट नहीं करें। उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं डेटा के हिसाब से चलूंगा। तो इस वक्त इन्फ्लेशन जो है काफी गिर चुका है, ग्रोथ नहीं आ रही है, रिजल्ट्स अनुमान से भी बदतर हैं। और इसके साथ साथ अगर आप IIP फिगर्स देखें तो वो भी कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं दिखा रहे हैं। तो इस वक्त अगर आप इंटरेस्ट रेट नहीं कम करेंगे तो इसके लिए कोई कारण होना चाहिए, वो कारण मुझे नजर नहीं आ रहा। खाली एक ही कारण हो सकता है कि इन्फ्लेशन वापस ऊपर की तरफ चढ़ जाए, क्योंकि मानसून शायद देर से आए या मानसून उतना अच्छा नहीं हो, तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में इन्फ्लेशन फिर से हो सकता है। लेकिन उतना अभी गैप जो है रियल इंटरेस्ट रेट का काफी बढ़ चुका है। तो इस वक्त मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट कट करना ऑलमोस्ट डेफिनेट है। 25 बेसिस पॉइंट्स तो मेरे हिसाब से हो ही जाएगा, हो सकता है कि उससे ज्यादा भी हो जाए। हालांकि एक बार में पूरा कट करना भी शायद आउट ऑफ कैरेक्टर रहेगा करंट गवर्नमेंट के लिए। तो छोटे छोटे कट शायद मिले, लेकिन हम देखना होगा। तो क्या ये जो रेट कट होगा ये सिर्फ कमजोरी थामने का ट्रिगर होगा या इसके चलते तेजी भी बन सकती है भारतीय बाजारों में? फिलहाल तो आई थिंक खाली गिरावट रोक सकता है। इसलिए मैंने कहा कि इस बार शायद आप ये भी केस बना सकते हैं कि आपको 50 बेसिस पॉइंट्स कम करना चाहिए। अगर उतना हो जाता है तो एक बार जरूर थोड़ी सी संभलने की और ऊपर होने की, उछाल आने की संभावना बाजार में बन जाती है। लेकिन जैसे मैं भी सुन रहा था अजय जी जो कह रहे थे, वो सही बात है कि खाली रेट कट से ही फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट बाकी तरफ से अपनी कोशिश जारी रख रही है कि माहौल ऐसा बनाए कि वापस निवेश शुरू हो जाए। और ये भी अब आई थिंक कॉमनली एक्सेप्टेड हो गया है कि ज्यादातर ग्रोथ जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, वो पहले निजी क्षेत्र से नहीं आने वाला है, पब्लिक सेक्टर से ही आने वाला है। तो पब्लिक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसी के कारण इनिशियल डिमांड बढ़ सकती है और उसके बाद ही प्राइवेट सेक्टर में बढ़ाता आ सकती है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो कंज्यूमर डिमांड में थोड़ी सी जरूर बढ़ात आ सकती है, अगर जॉब की सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हो। और जिस तरह से हमने देखा वापस से मैट को लेकर चिंताएं उमड़ती हुई दिख रही हैं, नए नोटिस भेजे गए हैं, FIS से मांगा गया है कि 9 दिन के भीतर भीतर आप अपना जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है, ये मामला लगभग सेटल होने जैसा लगा था, लेकिन फिर से ये नोटिस से क्या बाजार को दोबारा चिंता बढ़ जाएगी? ये देखिए, अब गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप पुरानी जो भी लीगल सिस्टम था, जो भी AAR का जो भी राय थी, उसके हिसाब से अगर इनकम टैक्स ऑफिसर अब अपना काम नहीं करेगा और नोटिस नहीं भेजेगा तो उंगली उसके ऊपर उठेगी कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों नहीं नोटिस भेज रहे हो। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से लोगों को समझ में आ जाएगा। ये जरूर बात है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉयर्स के लिए अच्छा पैसा बनाने का मौका है, लेकिन उसके कारण कुछ नया कोई प्रॉब्लम होगी मुझे तो नहीं लगता। गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि इसके आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। पुरानी प्रॉब्लम जो है अब जज के ऊपर डिपेंड करता है, वो जब कोर्ट में जाएगा मामला और कोर्ट क्या उसके ऊपर रूलिंग देता है वो देखना पड़ेगा। ओके, शुक्रिया टंडन साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच 90 अंक नीचे है बाजार, सेंसेक्स पर 25 अंकों का नुकसान। निफ्टी पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मोदी सरकार के पहले साल के कामकाज पर होगा फोकस। लेकिन निवेश के लिहाज से बताएंगे आपको मोडिफाइड स्टॉक्स, वो शेयर जो आपको देंगे लंबी अवधि में बेहतरीन रिटर्न, और साथ ही मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर इंडस्ट्री कितनी है खुश। देखिए, पूर्व फिक्की प्रेसिडेंट और HSBC की नैना लाल किदवई से एक्सक्लूसिव बातचीत। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। 8337 का लो लगाने के बाद देखिए इसी के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ करीब 100 अंक नीचे आप देखिए सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं मोडिफाइड स्टॉक्स की, जिनसे आपको अच्छा फायदा हो सकता है। वो कौन से स्टॉक्स हैं जो लंबी अवधि में आपको पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए, जिससे आपका पोर्टफोलियो चमके। जो मोदी जी की थीम स्वच्छ भारत के लिए है, उसमें मेरी एक पिक है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज।
सिंटेक्स इंडस्ट्री को हाल ही में जो पानी देने के लिए रूरल एरिया में आरओ शेल्टर्स है उसको बनाने के लिए काफी बड़ा ऑर्डर मिला है। साथ ही साथ जो स्मॉल साइज के फैमिली के बायोगैस प्लांट है उसके लिए इसके पास काफी ऑर्डर्स है। इसके अलावा जब भारत ग्रो होगा और सब जगह आपको स्वच्छ सड़कें चाहिए और दूसरी चीजें जो है वो चाहिए, तो उन सब के लिए भी मैं समझता हूं कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज बहुत सारे वर्टिकल्स के लिए बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है। शेल्टर्स जो रहने के लिए चाहिए उसके लिए भी बिल्डिंग मटेरियल प्लास्टिक के ये प्रोवाइड करती है। और इवन इमरजेंसीज में, नेपाल जैसी इमरजेंसीज में मैं समझता हूं कि सिंटेक्स के प्रोडक्ट्स बहुत काम आएंगे। और इन जनरल भी जो ग्रोथ आएगी इंडिया में ई कॉमर्स में, जहां लॉजिस्टिक्स में बहुत ग्रोथ आएगी, लॉजिस्टिक के लिए प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी दे रही है। ऑटो में बहुत ग्रोथ आएगी, तो ऑटो के बहुत सारे प्लास्टिक कंपोनेंट्स ये दे रही है। और इस तरह से मैं समझता हूं कि ये कंपनी न सिर्फ एक मोदी जी की थीम के साथ में, लेकिन अदरवाइज भी एक इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाने वाली कंपनी होगी और बहुत अच्छा आउटलुक लगता है इसका। तो यहाँ से अगले 1-2 साल के लिए अगर मैं देखूं कौन से स्टॉक्स अच्छे कर सकते हैं, तो उसमें पहला मैं कहूँगा केईसी इंटरनेशनल है। ये कंपनी ट्रांसमिशन टावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन और इन सब प्रोडक्ट्स में है। इनका इंडिया में प्रेजेंस है, ग्लोबली प्रेजेंस है। तो ये पूरी इंडस्ट्री में एक मार्जिन प्रेशर आया था 2-3 साल के लिए और वर्किंग कैपिटल प्रेशर भी था, तो इनके इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ गए और मार्जिन भी कम हो गए। इसके कारण काफ़ी कंपनीज इस सेक्टर में लॉसेज में चले गई थी। वो सारा टर्न अराउंड हो रहा है और मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं और जो वर्किंग कैपिटल कॉस्ट है वो भी कम आ रहा है। तो दोनों तरफ से फायदा होने के कारण प्रॉफिट ग्रोथ इन कंपनीज में बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो अगले साल में प्रॉफिट डबल होना चाहिए, उसके बाद भी 50% ग्रोथ आनी चाहिए उसके अगले साल में। तो ये कंपनी करीब अगले साल के अर्निंग्स के बेसिस पे आज के दिन 8 टाइम्स के वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ये एक मैं कहूँगा ये एक कंपनी अच्छी है निवेश करने के लिए। बड़ी एस्टैब्लिश्ड मिड कैप है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और अपना पीक प्राइस इसका 300-350 था, आज के दिन 100 रुपये पे मिलता है। तो ये एक अच्छा स्टॉक रहेगा। तो ये राय थी उन शेयरों पर जहां पर आपके लिए निवेश के मौके बन सकते हैं अगर आप भी भरोसा करते हैं मोदी सरकार के कामकाज पर। और इंडस्ट्री भी मोदी सरकार के कामकाज से काफी संतुष्ट नजर आ रही है। मोदी सरकार के पहले साल पूरे होने पर सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में फिक्की की पूर्व प्रेसिडेंट नयना लाल किदवई ने कहा है कि भारत के पास अभी निवेश आकर्षित करने का एक बड़ा मौका दिखाई दे रहा है। अभी जो आप देखें तो हमारा जो सिचुएशन है वो यहाँ पर आ पहुँचा है कि जो विदेश जहाँ भी आप जाएं, इंडिया की जो रोशनी है, जो जहाँ हम आ पहुँचे हैं, वो सब अब इसी पर देख रहे हैं कि हम पैसे कब डालें। तो ये जो मौका हमें आया है, हमें इसे ज़रूर दोनों हाथ से लेकर हमारे देश में ये पैसे, ये एफडीआई, ये इंडस्ट्री को लाना है। ये अब काफ़ी सालों के बाद हुआ है। ये 3-4 साल तो बहुत ही कंपनी बस यहाँ से या तो निकल गए थे या उनकी अटेंशन बस दूसरी देश पर आ गई थी। तो ये जो अब मौका हमें जो लौटा है, ये हमें ज़रूर अब इसकी पूरी ये इम्प्लीमेंटेशन देखनी है। दूसरी जो आप देखें, ये ग्रोथ वापस आ रही है। फ्रस्ट्रेशन ये है कि ये आ रही है तो बहुत धीरे धीरे, और इसी को अब हमें थोड़ी ज़बरदस्ती से देखना है कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसे यहाँ पैसे लगाना हो, इंडस्ट्री बढ़ाना हो, कि ये इन्वेस्टमेंट अब शुरू हो। और तभी होगा जब ये सबको यही महसूस हो कि जो हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है वो ये इंडस्ट्री के लिए वेलकमिंग है। और ये सेंटर की बात नहीं है, स्टेट लेवल पर भी हमें बहुत ये अटेंशन देनी है। मैम, निवेश के माहौल में टैक्स रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको लेकर सरकार किस हद तक कामयाब रही है? कुछ कम्युनिकेशन गैप यहाँ देखा हमने, कुछ मैट रिलेटेड इश्यूज देखा हमने, इस पर सरकार किस हद तक कामयाब रही और क्या वाकई में कुछ और यहाँ पर डेफिनेट स्टेप्स लेने की जरूरत है ओवरऑल? तो मैच की तो बहुत ही कंफ्यूजन रही है। एक हाथ पर गवर्नमेंट कह रही कि हाँ हम ये सब जरा थोड़े सफाई से चलेंगे, ट्रांसपेरेंसी से चलेंगे, और दूसरे हाथ पर ये मैट इशू ने काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को डरा दिया था। अब इस पर ये कॉन्फिडेंट है कि हाँ, पॉलिसी की जो रिव्यू होगी
में कुछ तो ये जो इश्यूज हैं क्लैरिफाई होंगे। तो यही अब हमें देखना है कि ये अनाउंसमेंट ने तो डरा तो जरूर दिया था। तो इंडस्ट्री के दिग्गज यहां पर खुश होते हुए मोदी सरकार के पहले कामकाज से, लेकिन ये हफ्ता बाजार के लिए थोड़ी सुस्ती भरा रहा है। फिर से आज कमजोर शुरुआत होती दिखी है। देखना है 8,300 को हम होल्ड कर पाते हैं यानी। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। लेकिन आप बन रही है सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद मैं लेकर आऊंगा कमोडिटी अपडेट, बताएंगे आपको सोने और चांदी में क्या रणनीति आपको। तो सिर्फ मुझे दीजिए नमस्कार। बिल्कुल।